आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब भारत में औपनिवेशिक काल शुरू हुआ तो उसके बाद भारत में नगरीकरण की क्या स्थिति रही। तो जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना तो काफ़ी समय तक यहाँ पर ब्रिटेन ने, चूँकि वो व्यापारिक उद्देश्य से आए थे इसलिए वो यहाँ पर व्यापार करता रहा। इस दौरान ही वह यहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि यहाँ पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे नगरों को बनाया गया, उन्हें विकसित किया गया। तो भारत में औपनिवेशिक काल में नगरीकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो जब भी हम बात करेंगे औपनिवेशिक काल की, तो औपनिवेशिक काल में हम देखेंगे कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है, जो किसी कमज़ोर राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाता है, तो उसका सीधा उद्देश्य यहाँ से लाभ कमाना होता है। और हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में अब तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन को कच्चे माल की भी आवश्यकता हो रही है और अपने तैयार माल को बेचने के लिए उसे बाजार की भी आवश्यकता हो रही है। तो ये दोनों ही उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भारत से पूरी हो रही है। भारत में वो नील, कपास और भी बहुत सारे व्यापारिक फसलों को वो उपजाने के लिए यहाँ के किसानों को विवश कर रहा है और यहाँ के किसानों के द्वारा ही उसे अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की भरपूर मात्रा में प्राप्ति हो रही है और फिर वो वहाँ से जो तैयार माल बना रहा है, जैसे वो वस्त्र बना रहा है, तो अपने बनाए हुए वस्त्रों को वो यहाँ पर बेच रहा है। इसी क्रम में उसने यहाँ के 3 नगरों का विकास किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ है। तो उन नगरों का विकास कैसे हुआ, वो नगर किस तरह से बनाए गए, किस तरह से बसाए गए, उन नगरों की खासियत क्या रही, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा सा हम पीछे जाकर बात करेंगे। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो हम देखेंगे कि भारत में नगर का इतिहास बहुत ही पुराना है। जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी और वो विशेषता अपने नगरों की बनावट के लिए, नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ खास नगरों की बात करें, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, चनहूदड़ो। तो ये सारे जो नगर हैं वो काफ़ी व्यवस्थित अवस्था में थे और उनकी विशेषता ही यही थी। उस सभ्यता की विशेषता ही यहाँ की नगरीकरण थी और यहाँ के जो नगर थे उसकी खास विशेषता थी कि समकोण पर सड़कों को काटना और नगरों की बनावट, दुर्गों का बना होना, ये सारी चीज़ें जो है वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता रही। इसके थोड़े से हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे मगध में हम देखेंगे जनपदों के महाकाल में, वहाँ पर राजगिरी है, उज्जैनी है, कौशाम्बी, ये सारे नगर थे। इसके बाद हम देखेंगे कि मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें पाटलिपुत्र नगर का बहुत ही अच्छा विवरण दिया, यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर था वो भी काफ़ी व्यवस्थित अवस्था में था और काफ़ी नियोजित ढंग से उसको भी बनाया गया था। इसके बाद हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में भी कुछ खास नगरों की व्यवस्था, जैसे कि जब हम मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि एक प्रशासनिक व्यवस्था को, यहाँ की जो नगर प्रशासन की हम बात, प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन है, फिर प्रांतीय प्रशासन है, फिर नगरीय प्रशासन है। तो नगरीय प्रशासन का होना ही यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर भी नगरों का अस्तित्व था और यहाँ के जो नगर थे उसके प्रशासन को अलग से एक व्यवस्था के तहत लाया गया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मौर्य काल में भी नगरों का अस्तित्व रहा है और कुछ ऐसी बातें कही जैसे कि यहाँ पर नागरक और पुरमुख्य का वर्णन किया गया है। ये जो 2 अधिकारी थे वो नगर का प्रशासन देखने के अधिकारी थे। इसके बाद हम आते हैं मेगास्थनीज ने जो अपना विवरण दिया है उसमें एक नाम आया है एसटी नोमोई। मतलब ये जो एक अधिकारी था वो नगर की देखभाल करने वाला ही अधिकारी था। तो ये सारी बातों से प्रमाण मिलता है कि हाँ, मौर्य काल में भी नगरों का अस्तित्व था। फिर हम गुप्त काल में आते हैं तो गुप्त काल में भी प्रशासन की बात हम जब करें तो वहाँ पर नगर पालिकाओं की बात की जाती है। नगर पालिकाएँ जो हैं वहीं पे होंगी जहाँ पर नगर होंगे। तो हम इस तरह से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, गुप्त काल में भी नगरों का अस्तित्व था और यहाँ के जो नगर के अधिकारी थे उसको पुरपाल कहा जाता था। तो हम देख रहे हैं कि नगर का अस्तित्व जो है वो काफ़ी पुराना है। फिर हम आते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में अबुल फजल और बदायूनी है, इन्होंने भी बहुत सारे नगरों का वर्णन दिया है अपने विवरण में, जैसे कि इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी है, अहमदाबाद है, अटक है, बनारस है, फरीदाबाद है। तो ये सारे नगरों के का उद्देश्य अस्तित्व यहाँ पर भी था।
तो ये तो थी नगरों की बातें। लेकिन अगर हम देखें कि जब पश्चिम के संपर्क में भारतीय आए तो यहाँ के नगरों में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ के नगरों का अस्तित्व कैसा रहा। तो इससे पूर्व हम उत्तर और दक्षिण भारत के नगरों का अगर हम विभाजित करके वर्णन करना चाहें तो हम देखेंगे कि उत्तर भारत के जो नगर हैं वो मुख्यतः व्यापारिक नगर थे। जैसे कि इसमें कुछ खास नगरों के जैसे आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, बनारस है। तो ये जो नगर है ये जनसंख्या की दृष्टि से ये जो है काफ़ी विशाल होते थे। ये नगरों की जनसंख्या बहुत बड़ी होती थी और ये नगरों की एक खास विशेषता ये होती थी कि यहाँ की वैभवशाली इमारतें होती थी जो कि विशेषकर विदेशियों के आश्चर्य का केंद्र होती थी। और यही कारण है कि जितने भी विदेशी यात्री मध्यकाल में आए उन सभी ने इन नगरों की काफ़ी विशेषताओं का वर्णन किया है, इन नगरों की काफ़ी प्रशंसा की है। और कुछ नगर ऐसे होते थे जो जिसमें आजीविका के साधन के आधार पर इनका विभाजन होता था। जैसे अगर कुछ कृषक और पशुपालन वाले नगर होते थे, वहाँ के लोगों की आजीविका का ये साधन होता था। कहीं दूसरी ओर हम जाएँ तो हम देखेंगे कि कुछ लोग व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, जो दस्तकार हैं, इन्होंने अपना एक अलग नगर बसाया हुआ है। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के नगरों की, तो दक्षिण भारत के जो खास नगर हैं जिनमें कुछ नाम आएंगे जैसे कि विजयनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, कोचीन, कालीकट। तो ये जो नगर थे ये विशेष रूप से धार्मिक नगर थे। धार्मिक नगर मतलब यहाँ के जो राजा होते थे उन्होंने अपने नाम के मंदिर बनवाए, मंदिरों में अपने मूर्तियाँ स्थापित की। तो इस तरह से ये जो नगर थे ये एक धार्मिक नगर थे और यहाँ के लोगों का जीवन का केंद्र ही धर्म था और इसी वजह से ये लोग इसी ओर आकृष्ट होते थे। और इसके आसपास जो है लोगों का जमाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ पर रहने लगे और मंदिरों में जो होने वाले जो समय समय पर अनुष्ठान होते थे उन अनुष्ठानों के कारण भी ये नगर विकसित होते रहे, इनका अस्तित्व कायम होता रहा। तो हम देख रहे हैं कि विशेषकर जो दक्षिण भारत के नगर थे वो धार्मिक नगर थे। और इसके बाद हम देखेंगे कि यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थीं उनके आने के बाद नगरीकरण कैसे हुआ। जैसे कि हमको पता है कि बहुत सारे विदेशी व्यापारी यहाँ पर समय समय पर आए हैं और सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा उन्होंने ही भारत का पता लगाया था। हालांकि वो अमेरिका को ढूंढने निकला था। 17 मई 1498 को वो कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह तक पहुंचा था और यहाँ पर उसने अपना भारत में व्यापार उसने प्रारंभ किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर भारत में आती है। इसके बाद पुर्तगाली जो है 1510 ईस्वी में आए हैं। बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी में डच हैं, पुर्तगाली हैं, ये लोग समय समय पर यहाँ पर आए हैं और उनका उद्देश्य व्यापार को लेकर आया। तो वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर आने के बाद भी अपने बहुत सारे नगर बसाए हैं। जैसे कि 1510 ईस्वी में पुर्तगाली आए, उन्होंने गोवा को बसाया। फिर डच जो है उन्होंने 1605 ईस्वी में भारत में वो आए अपने व्यापारिक उद्देश्य को लेकर और उन्होंने मसूलीपट्टम नामक नगर बसाया। फिर अंग्रेज जो है वो मद्रास में 1639 ईस्वी में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपने अपने केंद्र विकसित किए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनीज जो भारत आ रही हैं उन्होंने अपने व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर अपना कदम रखा है और यहाँ पर अपने व्यापारिक उद्देश्यों के साथ ही उन्होंने यहाँ पे कई नगरों को बसाया है, नगरों की स्थापना की है। तो इन नगरों का विवरण हमने दे दिया। इसको एक बार वीडियो पॉज कर करके इसको नोट कर लेना। जैसे पुर्तगाली 1510 में गोवा, डच 1605 में मसूलीपट्टम, अंग्रेज मद्रास में 1639, फ्रांसीसी 1673 में पांडिचेरी, इसको लिख लेना। फिर जब पलासी का युद्ध हुआ और पलासी के युद्ध के पश्चात यहाँ पर जीत हुई तो उसके बाद नगर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में सामने आए। इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक गतिविधियों ने नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। हम देखेंगे कि औपनिवेशिक भारत में नगरीकरण का प्रारंभ कैसे हुआ। तो जो औपनिवेशिक नगर हैं उनमें नगर और कस्बे जो हैं वो अस्तित्व में आए। लोग रोजगार के लिए गाँवों में बड़ी संख्या में गाँव की तरफ प्रस्थान करने लगे, गाँव से शहरों की ओर पलायन करने लगे और ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब शहर के रूप में रूपांतरित हो गया। और जैसे ही मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो नगरीकरण की प्रक्रिया को और तेज़ी मिल गई और इससे बढ़ाने में यूरोपीय कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों का ही बहुत ही योगदान रहा और भारत में औपनिवेशिक काल से ही आधुनिक नगरीकरण का प्रारंभ माना जाता है। इस काल में खासकर मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जैसे नगरों का अस्तित्व हुआ।
तो ये थे भारत में नगरीकरण का इतिहास। इसमें इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हमने देखा कि नगरीकरण का औपनिवेशिक काल में कैसे संबंध रहा और औपनिवेशिक काल में ही नगरीकरण का विकास कैसे हुआ। हमने प्राचीन काल में नगरों का अस्तित्व कैसा रहा, भारत में नगरीकरण का इतिहास भारत में प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक कैसा रहा। फिर मुगल काल के बाद औपनिवेशिक काल जब शुरू हुआ तो उस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कैसा रहा नगरों का अस्तित्व, ये सब हमने देखा। और फिर हमने देखा कि यूरोपीय कंपनी ने जब भारत में आगमन किया है तो उसके बाद भारत में किन किन नगरों का और कैसे उदय हुआ, उसको बसाया गया। और अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे जो नवीन नगर विकसित हुए उनकी क्या विशेषताएं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नगरों की विशेषताओं पर। अभी का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।